हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को, तो आपकी इधर अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लासेस चल रही है, तो उन्हीं रिवीजन क्लासेस को आगे बरकरार करते हुए आपके सामने अकाउंटेंसी की क्लास नंबर 20, जिसमें हम आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आप सभी को जैसे पता है, आपका जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को पढ़ा था। होप सो आप सभी को उसमें कोई दो राय नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज IG क्लासेस 1 पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी भी वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन वो लेक्चर प्रोवाइड है। आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर पे स्किप कीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने जो आपके पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे। कौन कौन से थे? 3 एलिमेंट्स, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उनको भी आगे हमने फर्दर डिवाइड किया था, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर जितने भी इनडायरेक्ट वाले कंपोनेंट थे, इन सभी को हम इकट्ठे क्या नाम दिया था? इन्हें ओवरहेड। और ओवरहेड भी 3 तरह के होते हैं, दैट इज फैक्ट्री लेवल, ऑफिस लेवल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब इसी चीज को आगे बरकरार करते हुए आज हमने अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, दैट इज कॉस्ट शीट। देखो, कॉस्ट शीट जो है ये 2 वर्ड का बना है, कॉस्ट और शीट। कॉस्ट आपको अभी पता चल गया सर, कॉस्ट है कीमत, कीमत का मतलब लागत, यही चीज है ना जी सर। शीट का मतलब पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स, ठीक है, यही चीज बोल सकते हैं। अब कॉस्ट शीट यही है, मतलब कि आप एक शीट ऑफ पेपर पे एक प्रॉपर्ली एक सिस्टमैटिक वे में कुछ कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो। आप पता करते हो मेरी कितनी कीमत लग रही है, आप पता करते हो मुझे इस प्रोडक्ट की कितनी लागत लग रही है। वो जब हम शीट के थ्रू पता करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, आपके मन में आ रहा होगा ख्याल, सर क्यों इसमें इतनी मेहनत करनी, हम सिंपली रफ में भी तो लिख सकते हैं। अच्छा जी, मेरा लेबर इतनी लग रही है, 10 रुपए लिख दी, मेरी मटेरियल इतना लग रहा है, इतना लिख दिया, मेरे एक्सपेंस इतने लग रहे हैं, इतना लिख दिया, एंड सो ऑन, हमने तो पता कर लिया। लेकिन अब आपके सामने कंसेप्ट आता है, दैट इज कंपनी। कंपनी वर्ड आपके सामने है। आप सभी को पता है कंपनी इतनी हाई लेवल की होती है, कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉयज, आपके जो डिसीजन मेकर है और जो ओनर्स है, वो सब कुछ अलग होते हैं। ओनर बैठे होते हैं घर पे, आराम कर रहे होते हैं, बस पैसा लगा देते हैं। मैनेजर्स क्या होते हैं? तनख्वाह लेते हैं और उधर सब कुछ संभालते हैं, मैनेज करते हैं, यही चीज होता है ना। तो जो ओनर्स हैं वो पता करना चाहते हैं, जो मैनेजर्स हैं वो पता करना चाहते हैं कि हमें हमारी कॉस्ट को कैसे कट किया जाए, ठीक है ना। हमें जो मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर डिसीजंस बनाएगी कि वो पता करेगी कि मटेरियल पे कितना कॉस्ट लग रहा है, वो पता करेगी कि लेबर पे कितना पैसा लग रहा है, वो पता करेगी कि हम एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा खर्च रहे हैं, क्या हमें इस एडवर्टीजमेंट से पैसा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें इससे फायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या हम यहां से कॉस्ट को कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कल वाले लेक्चर में ही पढ़ा था, हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी चल रही है बरसों से, वही क्वालिटी रखनी है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि अपनी कॉस्ट को और रिड्यूस कर सके और कट कर सके। तो वो हम कहां से पता कर सकेंगे? कॉस्ट शीट के जरिए। वो एक प्रॉपर्ली हम सिस्टमैटिक वे में बनाएंगे कि हमारे फैक्ट्री लेवल पे इतना खर्चा हो रहा है, हमारा ऑफिस लेवल पे इतना खर्चा हो रहा है, फिर हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना खर्चा हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो कुछ डिसीजन लेगी, वो कहीं से कोशिश करेगी कॉस्ट को कट किया जाए। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अ कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट prepared at periodical interval of time which accumulates all the elements of the cost associated with the product and production cost। तो यही लिखा है that एक कॉस्ट शीट क्या है? जो एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है periodically which accumulates all the elements of cost। सभी के सभी, हमने अभी 3 एलिमेंट्स पढ़े, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो ये वही उसी की बात कर रहा है। It is used to compile the margin earned on a product or job एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर सेटिंग द प्राइस ऑन सिमिलर प्रोडक्ट। देखो, कल भी हमने पढ़ा था दैट कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को डिटरमाइन करना है, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना है। तो वो हम किससे पता करेंगे सर? कॉस्ट से अकाउंटिंग से पता करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ही आपका एक कॉस्ट शीट आ जाता है। इट इज ए शीट विच शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर हम क्रक्स में बात करें तो क्रक्स में यही कह रहा है कि ये एक शीट है जो आपको टोटल कॉस्ट बताएगी प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? लिखा है द कॉस्ट शीट डिपिक्ट्स द फॉलोइंग फैक्ट।
जो कॉस्ट शीट है वो आपको क्या क्या बताएगी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाँ कॉस्ट शीट किस पर्पज से बनाती है, वो क्या डिपिक्ट करती है। तो इधर हम पढ़ लेते हैं दैट कॉस्ट शीट डिपिक्ट्स द फॉलोइंग फैक्ट, द टोटल कॉस्ट। पहला क्या बताएगी, आपकी टोटल कीमत कितनी लगी। दूसरा बताएगी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कीमत लग रही है। फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट हमारी 40,000, ठीक है, टोटल कॉस्ट 40,000 है और हमने पता किया हमने 10,000 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो हम 40,000 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉस्ट पर यूनिट भी पता चल जाता है एक एग्जांपल से, इस कॉस्ट शीट की मदद से। आगे बात करते हैं द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट सच एज प्राइम कॉस्ट। ये अभी हमने आगे पढ़ना है, प्राइम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ इन एलिमेंट्स के बारे में बताता है। आप कह सकते हो कॉस्ट शीट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट क्या है, तो ये सब कुछ इनके एलिमेंट्स है। हम पता करेंगे प्राइम कॉस्ट में कौन कौन सा खर्चा आएगा, हम पता करेंगे कि फैक्ट्री कॉस्ट में कौन कौन सा खर्चा आएगा, हम पता करेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन सा खर्चा आएगा। अभी नेक्स्ट हमारा यही है। बात करते हैं इट कंपेयर द कॉस्ट ऑफ एनी टू पीरियड्स। ठीक है, ये कंपेयर भी करता है, दो पीरियड्स का आप कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हो कि हाँ 2008 में हम इतने की कॉस्ट पड़ी थी, 2010 में इतने की बढ़ रही है, 2012 में इतने की बढ़ रही है, वो उसका हम रीजन पता करेंगे। उनको कंपैरिजन क्यों करेंगे, हम उधर कंपैरिजन इसलिए करेंगे ताकि हम उनमें डेविएशंस पता कर सकें, हम उनके रीजंस पता कर सकें कि हम कहां पे हमसे कमी पेशी रहेगी, हम कहां पे इनएफिशिएंट रह गए। ये सब कुछ हमने उधर से पता करना है। ये इंफॉर्मेशन देती है मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कैलकुलेट एंड समराइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कैलकुलेट और समराइज भी करता है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा। अब बात होती है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, तो पढ़ा हुआ है, सिंपली आप देख सकते हो। फॉर डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, फैसिलिटेट्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, प्रिपरेशन ऑफ बजट। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें होगी। अब बात होती है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के क्या क्या एलिमेंट्स है जो भी हमने ऊपर पढ़े, आपकी प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब कुछ इसके एलिमेंट्स है। अब इनमें हम पता करेंगे आता क्या है। ठीक है, पहला बात होती है द प्राइम कॉस्ट। सब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है सर, इट कंप्राइजेस ऑल द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब कि पहला कंपोनेंट कौन सा आता है कॉस्ट शीट का, प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में हमने डालना क्या क्या है, अभी हमने पढ़ा था 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लास्ट लेक्चर में, डेट, लेबर, मटेरियल एंड एक्सपेंसेस। उन तीनों का डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल शर्ट है, ठीक है, शर्ट में कपड़ा लगता है ना, कपड़ा ही हमारा डायरेक्ट मटेरियल था, तो डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करेंगे। फिर साथ में डायरेक्ट लेबर को इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल वॉचमैन की तनख्वाह है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड आइटम हम इंक्लूड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बच्चे मेरे से पूछे थे कि सर आपने जो मॉक टेस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग एमसीक्यू कराए थे, देखो वो इसी के रिलेटेड है, आपने उधर से प्राइम कॉस्ट ये चीज उधर से ही पता करनी है। ठीक है, हमने मॉक टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस डाले हैं ताकि एग्जामिनर ना आपसे कुछ भी क्वेश्चन मिले। तभी मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आपके लिए बेटर है। आपको उधर से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको पता चलता है कि हाँ मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, आपकी थिंकिंग बढ़ती है, आपकी एबिलिटीज बढ़ती है, मैं कहूंगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप सभी को जैसे पता ही है कि 5 मॉक टेस्ट आपको 100 रुपीज में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर हमारा कूपन कोड यूज करेंगे टॉप 100, तो आपको 5 मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में मिलेंगे। ऊपर आपको आई बटन पे सब कुछ लेक्चर प्रोवाइड है, आप उधर से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट की। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ गया, देखो प्राइम कॉस्ट में आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस, ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट। इसमें भी हम प्लस कर देंगे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे। कौन से खर्चे, जो फैक्ट्री लेवल में हुए। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, अगर बाय चांस उधर लिखा होगा ऑफिस रेंट, तो ऑफिस वाला खर्चा हम इधर इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑफिस लाइटनिंग, हम ऑफिस वाला खर्चा इधर इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कौन सा खर्चा इंक्लूड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वाला खर्चा। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैसे आ जाएगा, सब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या पहले प्राइम कॉस्ट निकाली जाती है कि पहले फैक्ट्री कॉस्ट निकाले थे, सब पहले प्राइम कॉस्ट निकाली जाती है। प्राइम कॉस्ट निकलेगी तभी फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा, ऐसे फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकलेगा। और साथ में
फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। ये नहीं बता देना सर आपने हमें वर्क कॉस्ट नहीं कराया, आपने हमें फैक्ट्री कॉस्ट कराया था, वर्क कॉस्ट भी एक कुछ होता है वो आपने बताया ही नहीं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। अब हमारा फैक्ट्री कॉस्ट भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, व्हेन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड आर एडेड टू द फैक्ट्री कॉस्ट वी अराइव्ड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब कहते हैं हमने क्या करना है, अभी ऊपर तक हमने कौन से खर्चे इंक्लूड किए थे सर, ऊपर तक हमने इंक्लूड किए थे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे। अब जनाब आप ऑफिस का भी खर्चा इंक्लूड कर लो, मतलब जितना भी आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वो भी आप इंक्लूड कर लो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड। क्लियर है, या प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री को ओवर कॉस्ट किसके बराबर है सर, वो फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस का रेंट, ऑफिस की लाइटिंग उसे इंक्लूड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी। अब नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होता है सर, टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इधर तक सिर्फ और सिर्फ हम कौन से खर्चे इंक्लूड कर रहे हैं सर, ऑफिस का खर्चा। अब ऑब्वियसली बात है हम सेल करते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, वो भी कुछ खर्चे हैं। अब उन खर्चों को इंक्लूड करना है तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट, मतलब सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। ठीक है, तो उन सभी को जो हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा निकलता है टोटल कॉस्ट। अब देखो एडवर्टीजमेंट का आपका खर्चा है, आपकी डिलीवरी वैन का खर्चा है, आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, आपके कमीशन ऑन सेल है। ये कौन से खर्चे हैं सर, ये सेलिंग के खर्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। तो जब हम इन खर्चों को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल। होप सो क्लियर हो गए चार एलिमेंट्स के बारे में जो हमने पढ़ा, दैट इज प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट। अब आप नीचे देख सकते हो ये आपके सामने शीट है। ठीक है, एक प्रॉपर परफॉर्मा है, इस तरह का परफॉर्मा होता है कॉस्ट शीट का। तो देख सकते हो जैसे कि कॉस्ट शीट में जब हम 3 डायरेक्ट वाले इंक्लूड करेंगे तो हमारे क्या बनेगा सर, प्राइम कॉस्ट बनेगा। सब प्राइम कॉस्ट में हम अगर फैक्ट्री के खर्चे इंक्लूड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। सर फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम अपने ऑफिस के खर्चे इंक्लूड कर देंगे तो सर हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जब हम अपने सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। सर कॉस्ट ऑफ सेल में जब हम टोटल सेल को माइनस करेंगे तो वो जो बचेगा वो दैट इज आवर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, आपको इधर मैंने जैसे फुटनोट में लिखा भी है दैट इफ प्रॉफिट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, अगर आप कॉस्ट शीट में प्रॉफिट भी शो कर रहे हो, ठीक है, तो उस शीट का नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं रहता, उस शीट का नाम रहता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। उस स्टेटमेंट का क्या नाम रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो इधर ही हमारा पहला कंपोनेंट खत्म होता है आज के लेक्चर का। होप सो अभी तक क्लियर होगा, घबराओ मत, लेक्चर नहीं खत्म कर रहे, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे, सिलेबस भी खत्म करना है, बहुत जल्द सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों लाइक साथ ही मार दीजिए, जल्दी से पॉज लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सबसे बड़ा टॉपिक आ गया आज का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को बांटना, कॉस्ट के टाइप्स, कितनी कितनी तरह के कॉस्ट है, कितने कितनी तरह के खर्चे हैं, एक तरह से हम कहेंगे इसमें। जनाब आज का टाइम ना बिजनेस करना कोई खाला जी का गन नहीं है, बहुत तरह के खर्चे हैं आपके सामने स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। अभी भी स्क्रीन छोटी पड़ गई मेरे हिसाब से, दिख रही है जी सर, ये सभी खर्चे हैं, लेकिन ये भी अभी खर्चे नहीं है, ये खर्चों की सिर्फ हेडिंग है, कॉस्ट की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग है। एक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, on the basis of normality, on the basis of accounting period, on the basis of planning and control, on the basis of association with the product, on the basis of managerial decision. लोग आते गए कॉस्ट को बांटते गए। उन्होंने यही काम किया, उन्होंने कहा कॉस्ट
दो तरह की होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उन्होंने कहा कॉस्ट दो तरह की होती है, कोई आया उसने बोला सर कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। उन्होंने कहा सर नहीं, कॉस्ट और भी तरह की आप बांट सकते हो, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। उन्होंने कहा सर आप और भी खर्चे बांट सकते हो, डेट इज सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। बड़ी तरह की आई, ठीक है, तो वो आपकी स्क्रीन पे। ये सब तरह के अभी हमने वीडियो में कवर अप करने हैं, ठीक है। आपसे उधर पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स कॉस्ट के कितनी टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सामने। मैं सब कुछ बताऊंगा इधर। आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन वॉल्यूम कॉस्ट कितनी तरह की है, ठीक है, कॉस्ट कितनी तरह की है और कौन कौन सी उसकी टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी कॉस्ट कितनी तरह की और उसकी कितनी टाइप है, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कमेंट सेक्शन में नहीं, सॉरी, आंसर शीट पे लिख के बताइए, तो वो सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ अभी हम कवर अप करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं द फर्स्ट बेसिस दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। सर कैसे पढ़ चुके हैं? कल के लेक्चर में नहीं पढ़ा? दैट इज योर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से? सब मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, जो कल के लेक्चर में पढ़े थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज योर मटेरियल, दैट इज योर लेबर एंड द लास्ट वन इज योर एक्सपेंसेस। तो वो ही 3 इसमें आते हैं। फिर से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। अगर रिपीट करने की जरूरत है लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, उधर क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को कितने तरीकों से बांटा गया, दैट इज 2 कॉस्ट। ये भी एक्चुअल में आप पढ़ चुके हो। अगर आपने मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा है तो इसमें वही आ जाता है, दैट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में सर वो खर्चे आते हैं जो आप डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगे हैं, जो आपके प्रोडक्ट के बनाने में लगे हैं, उसे सेलेबल कंडीशन में बनाने में बने हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर बात करें, ठीक है, जो प्रोडक्ट को ऊपर नहीं लगे लेकिन उसको बाकी जैसे शोरूम का एक्सपेंस, ऑफिस का एक्सपेंस, ठीक है, वो सब कुछ क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमने ये सब कुछ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा हुआ है। मतलब कि उधर से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे शो होते हैं। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में शो होते हैं, और जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारे कहां पे शो होते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब सर कौन से थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस? मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में मदद करते हैं। बनाने में इन द सेंस फैक्ट्री का रेंट, बनाने में इन द सेंस फैक्ट्री की लाइटनिंग, बनाने का इन द सेंस मटेरियल, वो सब कुछ क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? लाइकवाइज रेंट ऑफ द बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग ने, ठीक है, सैलरी ऑफ ए मैनेजर ने प्रोडक्ट बनाने में मदद किया? नो सर। तो ये सब कुछ क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मलिटी, ठीक है, आपसे पूछा रहा है कि नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट के कितने टाइप्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मलिटी। सर नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग 2 कॉस्ट हैं, दैट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। एक सही कॉस्ट, एक पागल कॉस्ट, हम यही कहेंगे ना, एबनॉर्मल। जी सर। तो इधर क्या होता है नॉर्मल कॉस्ट में? दैट इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ए पार्ट ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपसे यही पूछा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सेदार कौन है? नॉर्मल कॉस्ट है कि एबनॉर्मल कॉस्ट है? मतलब हमने अभी ऊपर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट पढ़ा, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट में जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले तो उसमें हम नॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं लेकिन एबनॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। उसका रीजन अभी आगे मैं बताता हूं। These are the costs that the firm incurs at the normal level of output in standard condition। मतलब कि ये वो कॉस्ट है जो आपको पता है होनी ही होनी है इन द कोर्स ऑफ योर प्रोडक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल आपने शर्ट बनानी है, क्या मटेरियल का कॉस्ट नहीं लगेगा? जी सर लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वो एक नॉर्मल कॉस्ट है, हमें पता है वो लगनी ही लगनी है, उसको हम किस में डालेंगे? नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन जो कॉस्ट नॉट प्रिडिक्टेबल है, किसी इवेंट के होने पे होती है, दीज आर नॉट नॉर्मली इंक्लूडेड एट ए गिवन लेवल टाइम। मतलब कि ईद का चांद कभी कभार होना, ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून। दीज कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब
एबनॉर्मल कॉस्ट में कौन कौन सा आता है? सर एबनॉर्मल कॉस्ट में आपका आ जाता है फायर, लॉस ऑफ फायर ड्यू टू लॉस ऑफ फायर, ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, सॉरी, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर। तो ये देखो कभी कभार होने वाला इवेंट है, ठीक है, कभी कभार आपसे कोई गलती होगी, आग लग गई शोरूम में, उससे कुछ एक्सपेंस, कुछ लॉस हो गया, तो उसको हम डालेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट में। दीज कॉस्ट आर नॉट नॉर्मली इंकर्ड एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। दीज कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऑयल का ही काम है, ठीक है, आपसे ऑयल गिर गया, दैट इज योर एबनॉर्मल कॉस्ट, पूरा ड्रम ही गिर गया, ड्रम पूरा वेस्ट हो गया, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तो हम उनको किस में डालेंगे? एबनॉर्मल कॉस्ट में। देखो उधर एग्जामिनर ने अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना होगा ना, वो आपको कुछ एग्जाम्पल देगा, आपको बोलेगा कि इस कॉस्ट को हम नॉर्मल में डालें कि एबनॉर्मल में डालें, तो उधर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ सर ने क्या बताया था, नॉर्मल कॉस्ट क्या है और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है, ठीक है। थोड़ी सी आपकी जो कॉस्ट है ना वो इंटरलिंक्ड भी होंगी। अब आप बोलोगे सर जो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट, वो तो नॉर्मल में भी आएगा सर, उसमें भी आएगा डायरेक्ट में, ठीक है ना, तो वो मोस्ट एप्रोप्रिएट हम डायरेक्ट में रखेंगे, लेकिन हम नॉर्मल अगर उधर ऑप्शन होगा तो हम नॉर्मल को सेकंड प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट की टाइप्स, दे आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ये बहुत अच्छी तरह की आपको बता दूं, ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आ चुका हुआ है, यही इसी तरह का क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन में है वो, ठीक है। अब बात होती है, पहली होती है फिक्स कॉस्ट, सेकंड इज वेरिएबल एंड थर्ड इज सेमी वेरिएबल। फिक्स आप सभी को पता है, जो चीज फिक्स है सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल योर रेंट ऑफ शोरूम, इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी? द मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका क्या एग्जाम्पल रहेगी? द रेंट ऑफ योर शोरूम। फॉर एग्जाम्पल आप रेंट देते हो ₹10,000, चाहे आप उधर 1,000 यूनिट बना लो तब भी आपने 10,000 यूनिट पैसे देने हैं, आप 2,000 यूनिट बना लो तब भी आपने 10,000 रुपए देने हैं, उधर आप 3,000 यूनिट बना लो तब भी आपने 10,000 रुपए देने हैं, 4,000 यूनिट क्यों ना बना लो तब भी आपने 10,000 यूनिट, जितने मर्जी यूनिट बना लो या जितने कम बना लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने वो रेंट देना ही देना है। ये कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड, which does not change with the change in output। इसकी मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या रहेगी? वो कॉस्ट जब आप अपना आउटपुट को चेंज करते हो, दिस इज आवर आउटपुट, 1,000 पहले बनाते थे, फिर 2,000 बनाया, फिर 3,000 बनाया, फिर 4,000 बनाया, फिर 5,000 बनाया, उसके चेंज करने पे भी जो कॉस्ट ना बदले उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको याद रखना है, दैट द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की बात कर रहा हूं, डिक्रीजेस एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शन आप कह सकते हो। देख सकते हो मैंने एग्जांपल ली थी अभी, ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल के ले रहा हूं 10,000, और हम पहले बनाते थे 1,000 यूनिट, तो 10,000 को 1,000 से डिवाइड किया तो पर यूनिट हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी पड़ रही है सर? 10 रुपए। लेकिन अब मैं बनाता हूं 2,000 यूनिट, मैंने अपनी प्रोडक्शन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, अब मेरी कितनी बढ़ेगी सर? 5 रुपए। अब मैं करता हूं 3,000, अब मुझे कोई 3.33 पड़ेगी। आप देख सकते हो जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाओगे, अपनी कीमत बढ़ाओगे, अपना एक तरह से कह सकते हो जो आपका आउटपुट है उसे इंक्रीज करोगे, आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी, आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी, उसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। इधर आपके एग्जांपल देख सकते हो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने देनी ही देनी है साल भर की, चाहे आप अपना लेवल बढ़ा दो घटा दो जो मर्जी करो। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, ठीक है, तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। सेकंड की बात करते हैं, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो है दैट वेरी इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे ये कॉस्ट भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन घटाओगे तो ये कॉस्ट भी घटेगी। मतलब ये कॉस्ट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो टोटल कॉस्ट है दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पढ़ा हुआ ना मैथमेटिक्स में? जी सर। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या है? मतलब कि फॉर एग्जांपल हम शर्ट की बात करते हैं, अगर आप एक शर्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो ऑब्वियसली बात है 2 शर्ट बनाने में 4 मीटर लगेगा, 3 शर्ट बनाने में 6 मीटर लगेगा, 4 शर्ट बनाने में 8 मीटर लगेगा,
यही होगा ना जी सर। अब 2 मीटर फॉर एग्जाम्पल आता है 20 रुपए का, तो ये आएगा 40 रुपए का, ये आएगा 60 रुपए का, ये आएगा 80 रुपए का। आप देख रहे हो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई। इस कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि विच वेरी इन टोटल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यही चीज जो मैंने बोल्ड की है ना, ये आपसे पूछी जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। इसमें एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट जाने वाली ये 3 है। एग्जामिनर ये जरूर पूछेगा अगर उसका मन किया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं दैट इट वेरी इन टोटल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अब बात इसमें एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, मटेरियल, लेबर, पावर, रिपेयर्स, ये सब कुछ क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड हम बात करते हैं द सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो आधी फिक्स्ड है आधी वेरिएबल है। इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारी आती है बिजली वाला खर्चा। सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, पहले पहले टेलीफोन बिल्स भी होते थे, आप उसको अगर एग्जांपल होगी तो आप टेलीफोन बिल्स को भी डाल सकते हो। नो डाउट कि अभी नहीं है लेकिन होते हैं टेलीफोन बिल्स में। क्या होता है देखो, लॉकडाउन में जैसे दुकानें बंद रही फिर भी आपको पता होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। वो क्यों? ज्यादा नहीं आया सर, 20-25 रुपए आता था। तो ये जो 20-25 रुपए है ना, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, चाहे आप उसको कंज्यूम करो या ना करो, आपने कुछ अमाउंट फिक्स देना ही देना है। होता क्या है, जो बिजली का बिल है ना, उसमें आपने फॉर एग्जांपल लोड लिया होता है, आप सभी को होता है 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, किसी ने 7 किलोवाट का, 10 किलोवाट का। तो इस हिसाब से उन्होंने घर का लोड लिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका बिजली का बिल जो है एक 20 या 25 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं होता, 20 या 25 रुपए कुछ इतना होता है, तो वो फिक्स आना ही आना होता है। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम की और 3 रुपए की 1 यूनिट है, तो 300 रुपए, 300 रुपए आपने देने हैं प्लस 20 रुपए, तो कितना हो गया आपका बिल, 320 आएगा। ये चीज होती, ठीक है। मतलब कुछ अमाउंट फिक्स्ड है और कुछ अमाउंट वेरिएबल है, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल की मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, ये जाने वाली है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखना। अब आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितनी तरह की है कॉस्ट। तो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बाय कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को कितने तरीके से बांटा गया है, दैट इज इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स, दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। मतलब कि जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो उसको हम डालेंगे कंट्रोलेबल में, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके इन्फ्लुएंस में नहीं है, जो आपके दायरे में नहीं है, जो आपके एक तरह से आप कह सकते हो आपके रडार में नहीं है, उन सभी को हम बोलेंगे दैट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है, आर दोज विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन बाय स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग, दैट इज टू से विच आर एट लीस्ट पार्टली विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जो मैनेजमेंट की पकड़ में है, उसकी रडार में है, मतलब कि मैनेजमेंट जिस खर्चे को कम ज्यादा कर सकती है, उसकी कंट्रोल में है, उसको बोलेंगे दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल सर डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब कुछ क्या है, हमारे कंट्रोल में है। लेबर को देखा जाए कि मुझे 5 लेबर चाहिए, 4 लेबर चाहिए, ये मैनेजमेंट की डिपेंड है, तो मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकती है, तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट। और बात करें अनकंट्रोलेबल की, तो अनकंट्रोलेबल वो है दैट इज, आप कह सकते हो इसमें आपके रेंट ऑफ ए बिल्डिंग इज नॉट कंट्रोलेबल। हमने ये नहीं अज्यूम करना कि हम रेंट थोड़ा छोटी वाली ले लेंगे। मैंने आपको क्या बोला, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग उस अकॉर्डिंग से पढ़ना है दैट क्वालिटी सेम, ठीक है। तो रेंट भी ऑब्वियसली बात है, जितनी मुझे जगह चाहिए मुझे उतनी सेम ही चाहिए, तो रेंट ऑफ ए बिल्डिंग इज नॉट कंट्रोलेबल, तो ये हमारी क्या है, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। आपके मन में जरूर आ रहा होगा सर हम दूसरी बिल्डिंग भी तो ले सकते हैं, लेकिन हम दूसरी बिल्डिंग लेंगे तो वो बट ऑब्वियसली आपको छोटी मिलेगी, सेम रेंट पे, सेम लोकेशन पे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये शायद से हमने पढ़ चुके हैं, ये पीछे एक बार रिपीट हो गया, ठीक है। नॉर्मलिटी हमने पढ़ा हुआ है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय अकाउंटिंग पीरियड। अब मैं बता दूं ये अकाउंटिंग पीरियड भी एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, वेरी फर्स्ट लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं आपके, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये वही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो वंस इन ए ब्लू मून होता है, आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ ए मशीनरी, दिस इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, ये क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर का है। द कॉस्ट विच इज इंकर्ड इन परचेजिंग एसेट्स either to earn income or increasing the earning capacity of a business। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो कौन सा कॉस्ट है
जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो दैट इज योर कैपिटल कॉस्ट। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी। जब आप कोई मशीन खरीदते हो, जब आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो, तो ये कौन सा खर्चा है? वो खर्चा है दैट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, जो बार बार खर्चा नहीं होता। इट आर स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। खर्चा तो एक बार ही आपने कर दिया, लेकिन जो इसकी स्प्रेड है ये आगे कई सालों तक फैला हुआ है। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? रेवेन्यू कॉस्ट। इट इज एन एक्सपेंडिचर इज डन इन ऑर्डर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। ये मेंटेन है, वो इंक्रीज है। देखो, जो मैंने बोल्ड किया होता है ना, एग्जामिनर ने इसी चीज को पकड़ना है, तो आप भी इसको पहले पकड़ लो। ठीक है, रेवेन्यू कॉस्ट जो है वो अर्निंग कॉस्ट, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एसेट और रनिंग ए बिजनेस, इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, लेबर चार्जेस पेड टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू प्रोडक्शन, सैलरी, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब कुछ हमारे क्या है? दैट इज रेवेन्यू कॉस्ट। इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाले, सैलरी, रिपेयर, डेप्रिसिएशन। ठीक है, महीने में एक दो बारी जो हो जाए, महीने में एक बार ही हो जाए, चलो कोई चक्कर नहीं, 2 महीने में एक बार ही हो जाए, लेकिन साल में एक पीरियड में 5-6 बारी मिनिमम होना चाहिए, तो उससे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू कॉस्ट। इट इज क्लासिफिकेशन बाय अकाउंटिंग में 2 टाइप्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल के अकॉर्डिंग कितनी तरह के? दैट इज बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजट के बारे में आप सभी को पता है, कल आने वाला बजट, कल 1 फरवरी है, कल आपको बजट मिलेगा, बजट हम देखेंगे। ठीक है, वही है, उसी से है। बजट में क्या निकलेगा? सब बजट में हमें बताया जाएगा कि जो हमने 20 करोड़ है वो हमने रेलवे में लगाना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बताया जाएगा सर 40 करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, एंड सो ऑन, डिफरेंट यही बताया जाएगा। जी सर, तो बजटेड कॉस्ट भी यही है, इट इज ए एस्टिमेट, ये भी एस्टिमेट ही है। ठीक है, तो बजटेड कॉस्ट क्या है? इट इज ए एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेटेड इन ए वेल कंसीव्ड फ्रेमवर्क। इट इज ए रिटन एक्सपेंडिचर ऑफ मैनेजर टारगेट टू बी अचीव। ठीक है, ये क्या है? सिंपली एक रिटन एक्सप्रेशन है कि मैं ये टारगेट अचीव करना चाहता हूं। हम पहले ही बजट बना लेते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट मैं बनाने वाला हूं इसका कॉस्ट 10 रुपए होगा। हम बजट पहले बना लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, जनाब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं पहले सोच लेता हूं, अच्छा मेरा मटेरियल इतना लग जाएगा, अच्छा मेरी लेबर इतनी लग जाएगी, मेरा पैकिंग का इतना खर्चा हो जाएगा और मुझे 10 का बन जाएगा प्रोडक्ट। जी सर बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बजटेड कॉस्ट। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? एक तरह से आप कह सकते हो, आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा मन करता है एक कंपनी खोलने का, मैगी की, नूडल्स की। अब मुझे अगर उधर एग्जिस्ट करना है तो मुझे एक पहले का स्टैंडर्ड कॉस्ट पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। मुझे पता है जो मैगी की मार्केट है वो है 10 रुपए, तो इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 10 रुपए। अगर मैं अपना मैगी नूडल्स लॉन्च करता हूं और उसकी कॉस्ट रखता हूं ₹100, क्वालिटी सेम, टेस्ट सेम, क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा? नो सर। तो ये जो 10 रुपए है इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। इट इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन ए टेक्निकल एस्टिमेट। ठीक है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए डिटर्मिनेशन इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट शुड बी द कॉस्ट। शुड बी द कॉस्ट, शुड वर्ड आप जानते हैं ना, जो होनी ही होनी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट में वो आता है। होप सो आपको ये भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। पहला आता है प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरा आता है टाइम पीरियड बेस कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी कॉस्ट कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो आप प्रोडक्ट में जिसे पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और टाइम एंड पीरियड कॉस्ट वो होगी जिसे आप एक तरह से पहचान नहीं सकते। ये टाइम पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल योर सैलरी, जो मतलब महीने के बेसिस पे आपने देनी है, रेंट ये आपके महीने के बेसिस पे देनी है, बिल्डिंग का रेंट आपका। ठीक है, ये सब कुछ क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग जो देने होते हैं खर्चे, जो मंथली बेसिस है, एक पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं, उन्हें हम टाइम पीरियड में डालेंगे। और प्रोडक्ट कॉस्ट वो हो गए जो प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, वो सब कुछ क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट। आप देख सकते हो द एग्जांपल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट ओवरहेड। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं आज का लास्ट
डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लेना है उसके बेसिस पे कॉस्ट को कितने तरीकों से बांटा गया है। ठीक है, इसमें बहुत तरह की आ जाती है, आप जी तक देख सकते हो। ठीक है, पहली बात करते हैं द शट डाउन कॉस्ट। नाम बता रहा है शट डाउन, बंद। वो कॉस्ट जब आपका बिजनेस बंद भी होगा फिर भी ये खर्चा होगा। आपके लॉकडाउन में बिजनेसेस बंद पड़े रहे, आप एज्यूम कीजिए, सोचिए, ध्यान से सोचिए, आपका बिजनेस जब जब बंद रहा तो आपको कौन सा रेंट, आपको कौन सी चीजें देनी पड़ी, आपको कौन से खर्चे पड़े। तो द मेन आइटम जो मेरे दिमाग में आ रही है दैट इज रेंट। न्यूज में यही छाया हुआ था कि दुकानें बंद है, दुकानदार यही बोल रहे थे कि हम अपनी दुकानों का रेंट कैसे निकालें, हमारी दुकानें बंद है, क्या जो टेनेंट है वो हमें माफ कर देगा रेंट? नहीं सर। रेट, डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी? अगर 3 साल तक आप मशीन यूज नहीं करोगे क्या आपको सेम रेट मिल जाएगा? नो सर, 3 साल की हम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। तो ये सब कुछ क्या है? शट डाउन कॉस्ट। मतलब जब जब आपका बिजनेस बंद रहेगा फिर भी ये खर्चा होगा, आप ऑपरेशन में नहीं भी हो तब भी ये खर्चा होगा, उसको हम बोलेंगे शट डाउन कॉस्ट। इट इज ए कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी क्लोजर ड्यूरिंग ऑफ सीजन और रिसेशन इन योर बिजनेस। अगला आता है संक कॉस्ट। संक इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंक। सिंक क्या होता है? डूब जाना। अ कॉस्ट विच इज इंक्रेड इन द पास्ट एज इज एंड इज नॉट रेलिवेंट टू द करंट डिसीजन मेकिंग। जो आपने पहले हो चुकी है ये खर्चा और रिसेंट आपके डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी एग्जांपल आती है डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन लगाई लेकिन द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ प्लांट इज इरेलीवेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है अगर आप अपनी किसी मशीन को रिप्लेस करने की सोच रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो संक कॉस्ट यही है, मतलब जो पैसा डूब गया, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए सोच गया जब चिड़िया चुग गई खेत, उसको भूल जाओ, अब डूब गया। ठीक है, तो वो आपकी आ गई संक कॉस्ट। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत बढ़िया है ये, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट वन, स्टार लगा लीजिए इसको। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए थे, एक मिस्टर ए थे, उनको जॉब मिली, एक जॉब नहीं मिली, 2 मिली। ओ जनाब ये तो सोने पे सुहागा हो गया, 2 जॉब लेके बैठे हैं। उनके पास थी 2 अपॉर्चुनिटी। उनके पास क्या क्या थी? 2 अपॉर्चुनिटी। एक में सैलरी थी उनकी 60,000, एक में सैलरी थी उनकी 70,000। अब आपसे पूछ रहे हैं आप कौन सी लोगे, आप यही लोगे सर 70,000। अभी रुक जाइए जनाब, फुल स्टॉप लगाइए, आगे टर्म्स एंड कंडीशन तो सुनिए। ये जो 70,000 वाली जॉब है इसके लिए आपको 100 किलोमीटर रोज का ट्रैवल करके आना पड़ेगा, 100 किलोमीटर रोज का अप डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जो 60,000 वाली जॉब है ये आपके घर से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। अब बोलिए कौन से करेंगे? अब हम बोलेंगे 60,000 वाली। सर 10,000 के तो डिफरेंस है, और ये जो 10,000 का डिफरेंस है ना, इसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, हमने इधर देखो 10,000 का सेक्रीफाइस किया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन विच अमाउंट इज लॉस्ट व्हेन वन अल्टरनेटिव सिलेक्टेड ओवर अनदर। जब आप एक अल्टरनेटिव को दूसरे अल्टरनेटिव के ऊपर चूज कर लेते हो और उसके कारण जो आपका सेक्रीफाइस हुआ, ये अमाउंट की लॉस हुई, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज योर इंप्यूटेड कॉस्ट। इट इज अ नोशनल कॉस्ट। ठीक है, इसको नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। टू बी कंसिडर फॉर मेकिंग कॉस्ट कंपेरेबल, फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ ओन रेंट। ठीक है, मतलब ये एक तरह से नोशनल कॉस्ट है, इसे आप कंसिडर करो नहीं करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कभी कभार अपने रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, इसे आप कंसिडर करते हो। आपने अपनी कॉस्ट में अपनी ही बिल्डिंग का रेंट डाल दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? नोशनल कॉस्ट। क्या आप अपनी बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, लेकिन ये कॉस्ट हम इंक्लूड क्यों करेंगे सर? देखो हमारे मन में तो ये विचार होगा ना, यार अगर मैं ये बिल्डिंग रेंट पे दे देता, मुझे जैसे 20,000 रेंट भी आना था, तो मेरी 20,000 की इनकम भी बढ़ जानी थी।
तो उसके कारण हम इस कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आपकी अपनी कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपके मन में स्टार्टिंग से आ रहा होगा सर मालिक एक ही बंदा होता है। सर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था मालिक को बिजनेस अलग अलग है, वो बेचारा उसको इंटरेस्ट भी देता है। अब हम क्या करते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस भी शो करते हैं। तो जो हम इसे एक्सपेंस शो कर रहे हैं तो इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे सर, नोशनल कॉस्ट। इसका एक्चुअल में कोई खर्चा नहीं है, ये खर्चा थोड़ी एक्चुअल में है, तो अपना ही बंदा है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अपनी पॉकेट से कॉस्ट, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उनको आया एक ब्रिज बनाने का ऑर्डर, एक प्रोजेक्ट। उन्होंने देखा कि प्रोजेक्ट मुझे पड़ रहा है 10,000 का, उन्होंने देखा मुझे प्रोजेक्ट पड़ रहा है 10,000 का। साथ में उन्होंने क्या किया, एक डेप्रिसिएशन भी लगा ली। ऑब्वियस बात है, उधर मशीन यूज करनी है तो डेप्रिसिएशन भी थोड़ी बहुत लगा लेते हैं, 5,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है 11,000 का, ठीक है, उसने बोला 11,000, लेकिन जिसने प्रोजेक्ट देना था उसने बोला मैं 11,000 नहीं दूंगा, मैं 10,000 दूंगा। अब ये जो जनाब थे जिनको प्रोजेक्ट मिला, ये बैठे थे बेले, ये क्या थे, फ्री थे। कहते कुछ से भला कुछ, ना से भला कुछ, सॉरी, ठीक है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा, मैं फ्री ही हूं, तो मैं क्या करता हूं, 10,000 पे ही काम कर लेता हूं। कोई ना, आप मुझे 10,000 दे देना। ये जो 1,000 की मैंने क्या किया, 60 खाई एक तरह से, 1,000 का मैंने ये लॉस खाया। तो इसमें जो मेरी पॉकेट से जा रहा है, मेरी पॉकेट से कितने जा रहा है, 10,000। 1,000 जो था डेट इज डेप्रिसिएशन, डेट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो जब हम नॉन कैश एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, विच इज पेएबल इन कैश एज अगेंस्ट कॉस्ट। इन कॉस्ट को हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, सच एज डेप्रिसिएशन विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट। हम जिसकी कैश पेमेंट नहीं होती उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनको इंक्लूड करेंगे जो हमारी पॉकेट से जा रहा है। नेक्स्ट इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, 2 ही रहेगी, घबराओ मत, खत्म हो रहा है लेक्चर। एक आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, इट इज अ करंट कॉस्ट एट विच एन एसेट और मटेरियल कैन बी रिप्लेस्ड with identical one from the market. It reflects the present market price of such assets or material. मतलब कि जिस कॉस्ट से, जिस कीमत से आप इस प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल आपकी कोई व्हीकल है, वो हो गई पूरी ऑब्सोलीट। अब सेम व्हीकल, सेम कार आपने लेनी है, तो उसको रिप्लेस करने का आपको क्या खर्चा पड़ेगा, उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखिए ये देखो, ये जो बड़ी कॉस्ट है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैनेजर में मैं आपको बताता हूँ, मैनेजर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी डेट इज शटडाउन कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, आपकी इंप्यूटेड कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, ठीक है। मतलब डी तक आप कह सकते हो चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी EFG का आप कहो कि MCQ भी कुछ इतने ज्यादा बनते नहीं है, तो मैं इधर से वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझा दूं है क्या, ठीक है। बाकी एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप आसानी से उसका आंसर दे सको। नेक्स्ट होता है डेट इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, तो लोग फॉर्मूला बाद में करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। जब आप एक प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हो तो आपकी प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट में चेंज आई, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। जब आप अपनी प्रोडक्ट को एक लेवल और इंक्रीज करते हो, उसमें जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे सर, मार्जिनल कॉस्ट। और इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट का, दैट टोटल कॉस्ट पर यूनिट हो गया n माइनस टोटल कॉस्ट n-1। फॉर एग्जांपल ये 100 है, 100 में से 99 कॉस्ट, मतलब 100 यूनिट का जितनी टोटल कॉस्ट थी उसमें से 99 यूनिट की हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट का वर्ड याद रखना, जब आप 1 यूनिट बढ़ाते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ती है उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मेरे 100 यूनिट जो हैं वो बनते हैं 10,000 के, और जो मेरे 99 यूनिट्स है वो मेरे बनते हैं 9901, ठीक है। तो इतने का बनता है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इसमें को इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है 99।
तो 99 रुपीज इज आर मार्जिनल कॉस्ट। ये 100 यूनिट का है और ये 99 यूनिट्स का है। जब मैंने एक यूनिट को बढ़ाया तो मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ी, उस चीज को हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो इधर ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। कल हम करेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी खत्म होप सो हम कर देंगे बहुत जल्द, आपका सिलेबस ही कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपकी जीके स्टार्ट कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे एंड से जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का लेक्चर भी थोड़ा बन गया अच्छा खासा 45 मिनट्स का, ठीक है। देखो मेन चीज़ यही होती है, मैं यही चाहता हूँ कि आपका ऐसे अगर एग्जाम आपका 31 को होता, आज आपका एग्जाम होना था इसे आपकी टेंटेटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोरोना के कारण थोड़ा आगे चल गया, तो इससे पहले मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट कर देना होना। मैं चाहता हूं हम चाहे आराम से चलें, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा के रहूंगा। कंसेप्ट देखो, ये 45 मिनट्स में आपने कितनी ज्यादा चीजें सीखी। मैं 2 घंटे का लेक्चर आपको 45 मिनट्स में प्रोवाइड करता हूं। मेरी स्पीड बढ़ी है, ठीक है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला सर आपकी स्पीड बहुत है, आप कंप्राइज वे में बहुत बढ़िया बताते हो, ठीक है। तो तारीफ चलो छोड़ो। तो यही था आज का टॉपिक। तो तब तक लिए आपके लिए यही टास्क है कि आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए कि एमसीक्यू ऑन कॉस्ट शीट, एमसीक्यू ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर आप एमसीक्यू लगाइए। अगर आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता आप हमें टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द मैं आपकी जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक लिए आप सबसे अलविदा एंड शुभ रात्रि।